नमस्कार बच्चों, मैं बजरंग लाल भौतिक विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी प्यारी बुक फिजिक्स और फिजिक्स का चैप्टर 11 जिसका नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। और इसमें आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो इस चैप्टर का सबसे शानदार और सबसे ज़्यादा नंबर वाला टॉपिक है और उसका नाम है डेविसन जर्मर प्रयोग। बच्चों, बिल्कुल ही आसान सा ही, लेकिन बच्चों अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जरूर देखें, क्योंकि वहाँ से जो कंसेप्ट आएंगे उनके आधार पर ही हम इस टॉपिक को समझ पाएंगे। और एग्जाम के अंदर यहाँ से या तो बिल्कुल छोटा क्वेश्चन आएगा, तो छोटा क्वेश्चन जो आएगा उसमें ये पूछा जाएगा कि इस प्रयोग का महत्व क्या है, ठीक है, मतलब क्या काम आता है, ठीक है। और या फिर ये पूरा प्रयोग इसके चित्र वगैरह, इसकी पूरी कार्यविधि वो पूरा एक साथ आता है और है बिल्कुल आसान। तो बच्चों, कॉपी पेन के साथ आप तैयार हो जाइए। हम जानते हैं डेविसन जर्मर प्रयोग के बारे में विस्तार से। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि न्यूटन ने कहा था कणी रूप में प्रकाश का पथ होता है, यानी प्रकाश की प्रकृति कैसे होती है, कणी होती है। न्यूटन के कणिकावाद सिद्धांत से उन्होंने इसको समझाया था। हाइगन ने फिर तरंग सिद्धांत दिया और उन्होंने बताया कि प्रकाश की प्रकृति तो क्या होती है, तरंग होती है। और बाद में पता चला मैक्स प्लांक के आधार पर हमें ये पता लगा कि इनकी फोटोन के रूप में क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है, यानी फोटोन, ठीक है। अब ये सवाल था कि क्या कण तरंग प्रकृति का समर्थन करता है, क्या एक गतिशील कण जो है वो तरंग प्रकृति की तरह व्यवहार करता है। मतलब ये हुआ कि क्या कण भी तरंग की तरह व्यवहार करेगा, और इस बात का क्या चाहिए था, समर्थन चाहिए था, और इस बात का सत्यापन चाहिए था, समर्थन चाहिए था, सत्यापन चाहिए था। इस समस्या का समाधान किया किसने, डेविसन जर्मर के इस प्रयोग ने। तो इस प्रयोग का उद्देश्य क्या था बच्चों, द्रव्य कण की तरंग प्रकृति का सत्यापन, यानी कण भी क्या करता है, एक तरंग की तरह व्यवहार करता है, ठीक है ना। यानी तरंग की प्रॉपर्टी अगर कण के साथ मिल रही है तो इसका मतलब एक कण भी क्या करता है, तरंग की तरह व्यवहार करता है। कहने का मतलब है कि कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है और हम कहते हैं कि यह तरंगों का अभिलाक्षणिक गुण होता है, मतलब अभिलाक्षणिक जो तरंगों में ही पाया जाता है। अगर वही गुण आपको कण में मिल जाए तो आप क्या कहेंगे कि सर ये वहाँ भी तरंग का गुण था, तो इसका मतलब ये इसमें भी शामिल हो सकता है, ठीक है। तो हमें बताना है पहले कि डेविसन जर्मर प्रयोग का महत्व क्या है। तो आप बताएंगे इसका महत्व ये है कि भैया ये द्रव्य कण की तरंग प्रकृति का सत्यापन करता है। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि द्रव्य की तरंग प्रकृति का समर्थन करने वाले प्रयोग का नाम लिखिए। उल्टा हो गया, नाम लिखिए डेविसन जर्मर प्रयोग, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया इसका उद्देश्य, समझ गए। अब उद्देश्य के बाद हम बात करते हैं इसमें सिद्धांत क्या होता है। इसका सिद्धांत होता है, ज़्यादातर इसमें स्टार्टिंग जो होती है ना वो रहती है परिकिरण, या एक हम बात करेंगे विवर्तन। देखिए परिकिरण जो है ना, स्कैटरिंग, धूल के कणों से प्रकाश का टकराकर बिखर जाना, हमने ये पढ़ा था। और विवर्तन किसी द्वारक से प्रकाश किरणों का मुड़ना, यानी जिसमें अपन ने बताया था, जैसे मैंने कहा ध्वनि तरंगों के लिए बात की थी कि ध्वनि तरंग होती है वो आपको दूसरे कमरे में भी सुनाई देती हैं, लेकिन प्रकाश का जो विवर्तन है वो हमें आसानी से देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये दोनों ही घटनाएं हम पहले वाले वीडियो में विस्तार से पढ़ चुके हैं और इनके आधार पर ही हम ये टॉपिक सॉल्व करने वाले हैं। तो एज ए सिद्धांत आप कह सकते हो कि सर परिकिरण व विवर्तन का इसमें हमें देखने को मिलेगा प्रभाव। चलो, अब डेविसन जर्मर का जो आप चित्र बनाओगे बच्चों, उसमें 3 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन गन, ओके, निकल क्रिस्टल, तीसरा आयनन कक्ष, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कभी क्रिकेटर जो होते हैं ना खिलाड़ी, वो अपनी प्रैक्टिस मैच करते हैं ना, और विकेट कीपर को जो प्रैक्टिस करवाई जाती है ना, तो एक सामने से बॉल फेंकता है, ठीक है। विकेट कीपर गेंद कैच करता है और उसके पास 3-4 लोग प्रैक्टिस मैच मान लीजिए या रियल मैच मान लीजिए साइड में खड़े होते हैं, तो वो उनकी तरफ गेंद फेंक देता है। किसने, विकेट कीपर ने। भाई हमने किसको गेंद दी, विकेट कीपर को, उसने कैच की, कैच करके उसने जो सामने उसके पास 3 या 4 खड़े थे उनमें से किसी एक की तरफ फेंक दी। कुछ ऐसा कंसेप्ट यहाँ होता है कि इलेक्ट्रॉन को हम टकराते हैं किससे, इलेक्ट्रॉन के संगठ करवाते हैं किससे, सामने रखा होता है क्रिस्टल जो होता है निकल क्रिस्टल, या हम ये कह सकते हैं लक्ष्य, टारगेट क्रिस्टल। तो एक होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन जो इलेक्ट्रॉन की बौछार करवाएगी। इलेक्ट्रॉन जाएंगे सीधे उस टारगेट पर, टारगेट से टकराकर वो जाएंगे विवर्तित होकर या परिकिणक कोण थीटा पर एक दूसरे कोष्ठ में, जिसमें क्या होती हैं, आयनन गैसें भरी होती हैं। तो 3 बातें होगी, यानी एक तो पहले वहाँ से फेंकना, फिर सामने वाले लक्ष्य पर टकराना, और लक्ष्य से टकराकर उसका विवर्तित हो जाना, यानी उसका मुड़ जाना। इन तीनों
के लिए हम इनके बारे में पहले जानते हैं कि ये होते क्या हैं। इलेक्ट्रॉन गन है, निकल क्रिस्टल है और आयनन कक्ष। ठीक है बच्चों, तो पहले हम बात कर लेते हैं इसमें कि इलेक्ट्रॉन गन क्या होती है, किस प्रकार से ये बनी होती है। तो इलेक्ट्रॉन गन की बात करें बच्चों तो देखो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गन में क्या होता है, एक फिलामेंट होता है। इलेक्ट्रॉन गन के अंदर क्या होता है, एक फिलामेंट होता है और उसके अंदर आप बात करेंगे तो देखो आप इसमें ये हो गया फिलामेंट ऐप हो गया। ठीक है, अब ये ऐप तंतु होता है एक, जैसे बल्ब में नहीं होता क्या टंगस्टन का फिलामेंट, तो कुछ वैसे है, देखो आप ध्यान से। ठीक है, ये आपका निम्न विभव और ये आपका उच्च विभव। ठीक है, ये परिवर्ती इसमें लगा हुआ है विभव विभाजक, ये आप चेंज कर सकते हो वोल्टेज, इच्छानुसार वोल्टेज आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। तो ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ से पूरा क्या है, ये आपका इलेक्ट्रॉन गन है। फिर इसमें बच्चों डायफ्राम होते हैं। डायफ्राम मतलब होता है, इसी ये लाइन दिख रही है आपको, ये इसको आप नाम दे दीजिए, एक को S1 बोल दीजिए, एक को S2 बोल दीजिए। ये बिल्कुल पतले छिद्र वाले होते हैं, जिससे क्या होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन, अगर वैसे समझें कि इलेक्ट्रॉन साइड में नहीं जाना चाहिए, बट हम ये बोलेंगे कि ये जो डायफ्राम होते हैं ना, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का एक पुंज बना देते हैं कि भाई सीधे चलना है, आपको सीधे इस रास्ते की ओर जाना है। अब जाहिर सी बात सीधा जाएगा तो आगे की ओर बढ़ सकता है। तो ये आपका पूरा यानी यहाँ तक ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन गन। ठीक है, और फिर भी चलो और छोटा चित्र बनाना चाहो तो कुछ ऐसे आप बना देना इसमें, इलेक्ट्रॉन गन S1 S2 और इनको फिर ऊपर जोड़ना है, यहाँ बना देना तंतु आप। ठीक है, प्लस माइनस करके और यहाँ पे विभव विभाजक दिखा देना इस प्रकार से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गन अपन ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन अपने पास पहले ऑन स्क्रीन चित्र है तो अपने को दिक्कत कहाँ है, अपन जैसा है वैसा ही पढ़ लेते हैं। लेकिन क्या होता है कई बार हम इसको डिफरेंट टाइप में भी बना लेते हैं, इसलिए हमारे सामने समस्या आ जाती है। लेकिन अब आप देख रहे हैं तो आपके सामने कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो पहला अपना पार्ट इसमें क्या हो गया बच्चों, पहला अपना पार्ट इसमें हो गया इलेक्ट्रॉन गन का। ओके, दूसरे हम बात करें, दूसरे इसके अंदर है निकल क्रिस्टल। निकल क्रिस्टल में क्या होगा, जैसे यहाँ से डायफ्राम S1 S2 के माध्यम से एक इलेक्ट्रॉन पुंज तैयार हो गया, एक समूह तैयार हो गया। ये देखो इलेक्ट्रॉन किरण पुंज, ये सीधा आकर टकराएगा किससे, ये टकराएगा निकल क्रिस्टल से। ठीक है, अब निकल क्रिस्टल से टकराएगा, टकराने के बाद ये एक एंगल से जाएगा। अच्छा, इसमें एक शर्त होती है कि सर हमने निकल क्रिस्टल ही काम में क्यों लिया है, तो क्या होता है निकल क्रिस्टल के परमाणुओं के मध्य की दूरी होती है 2.15 एंगस्ट्रॉम। और आपको पता है विवर्तन की एक शर्त होती है, विवर्तन की एक शर्त होती है कि जो आपतित तरंग की तरंग दैर्घ्य है वो उस द्वारक की तरंग दैर्घ्य से क्या होनी चाहिए, या तो बराबर होनी चाहिए या उससे अधिक होनी चाहिए। ठीक है ना भाई, जो प्रकाश या जो भी आप उसमें डाल रहे हो उसकी आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य उस द्वारक की तरंग दैर्घ्य की क्या होनी चाहिए, उसकी कोटि की होनी चाहिए। उससे छोटी होगी तो वो आगे जा ही नहीं पाएगी ना। तो यानी ये विवर्तन की शर्त का पालन करता है कौन, निकल क्रिस्टल, क्योंकि इसमें अणुओं के मध्य की दूरी कितनी होती है 2.15 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, अब ये यहाँ से टकराएगा और ये विवर्तित हो जाएगा, समझ गए। अब देखो क्या होगा, जैसे मैंने कहा था कि खिलाड़ी ने गेंद फेंकी किसको, विकेट कीपर को, फिर उसने साइड में खड़े खिलाड़ियों की ओर गेंद को फेंक दिया। मान लीजिए खिलाड़ी यहाँ पर खड़े हैं, गेंद इनकी तरफ फेंक दी, अब इनकी तरफ जाएगी तो यहाँ क्या होता है, एक वर्ताकार सर्कुलर क्या होता है, एक पैमाना होता है, उस पैमाने के अंदर एक कॉस्ट होता है, जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, और इस कॉस्ट के अंदर क्या होता है बच्चों, इसके अंदर SO2 और CO2 गैसें भरी होती हैं। ठीक है, SO2 और CO2 गैसें भरी होती हैं। ठीक है, तो अपन बात कर लेते हैं कि इसके अंदर भरी होती है। अब ये जो आप देख रहे हैं स्केल, ये कभी इधर या इधर, ये पूरा स्केल यहाँ से यहाँ तक घूमता है, तो इसका मतलब ये जो विवर्तित आएगा वो इधर भी आएगा, वो इधर भी आएगा, वो इधर भी आएगा। और ये इसमें खास बात है, ये किसी एक जगह में नहीं जा रहा, और तरंग ही ऐसी होती है जो हर जगह जाती है। और इलेक्ट्रॉन क्या था, एक कण था, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, तरंगों की तरह व्यवहार दर्शा रहा है। देखिए आप, अब ये जरूरी नहीं कि इसको यहाँ फिक्स किया है, इसको यहाँ फिक्स नहीं किया है, ये यहाँ पर तो क्या करेगी, इसकी तीव्रता नाप लेगी, फिर इसी को ऊपर ले जाएंगे, अगर आप इसको ऊपर घुमा देंगे तब भी ये क्या करेगी, तीव्रता बताएगी। यहाँ पर गैलोमीटर कह सकते हैं या इलेक्ट्रोडोमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है ना, गैलोमीटर भी कह सकते हैं या हमें इसको इलेक्ट्रोडोमीटर भी कह सकते हैं, जिससे हम क्या करेंगे, तीव्रता माप लेंगे। तो अब ये अगर यहाँ है ना तो यहाँ भी आपको तीव्रता बताएगा, और ये अगर घुमा कर यहाँ आ गया तो यहाँ भी तीव्रता बता रहा है। तो इसका मतलब ये तभी संभव होता है जब इलेक्ट्रॉन यहाँ हर दिशा में हमें मिल रहा है, हर दिशा में मिला। ये नहीं कि आपने फिक्स कर दिया इलेक्ट्रॉन ये मिलेगा, नहीं, आप इसको कहीं भी ले जाइए आपको हर जगह तीव्रता मिलेगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन टकराने के बाद में क्या आ रहा है, एक तरंग
रूप को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। और तरंग किसका गुण होता है, विवर्तन किसका गुण होता है, केवल तरंगों का। तो अतः हम कह सकते हैं कि एक कण भी क्या करता है, तरंग प्रकृति का समर्थन करता है, यानी कण भी क्या होते हैं, तरंग की तरह व्यवहार करते हैं इस प्रयोग के आधार पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अब हम बात करते हैं इसकी सिद्धांतिक रूप से कि इसमें क्या क्या होता है, और जानते हैं इलेक्ट्रॉन गन के बारे में। वैसे आपको बता चुके हैं, फिर भी चलो देखते हैं। परिवर्ती विभव से जुड़ा होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें चाहिए इच्छित वोल्टेज। हम अपनी इच्छा अनुसार इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वहाँ पर इंसिडेंट आपतित करवाते हैं, जिसकी सहायता से उचित आवृत्ति से क्या होता है, टंगस्टन फिलामेंट एक तंतु होता है F से डायफ्राम S1 व S2 द्वारा सीधे निकल क्रिस्टल पर इलेक्ट्रॉन क्या करवाते हैं, उत्सर्जित किए जाते हैं। परिवर्ती विभव से, यानी उसके परिवर्ती विभव से जुड़ा हुआ है, इसीलिए तो हम क्या करते हैं, इच्छित वोल्टेज से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करवाते हैं। डायफ्राम से इलेक्ट्रॉन गुजरने पर एक पतले पुंज का रूप धारण कर लेता है। डायफ्राम क्या करता है, उनको बिल्कुल एक सीधी लाइन में करता है कि भाई आप तो सीधा जाना है। भाई जैसे बैरियर होते हैं, पुलिस के बैरियर होते हैं, तो बैरियर लगाने का मतलब क्या है, भाई इधर नहीं जाना है, इधर जाना है, तो बैरियर क्या करता है, आपको एक रास्ता देता है। ऐसे डायफ्राम एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, तो आपको बीच में से जाना है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सीधे टारगेट की ओर जाएंगे। गुजरने पर एक पतले पुंज का रूप धारण कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की गति को परिवर्तित करने के लिए परिवर्ती विभव व्यवस्था लगी होती है। बिल्कुल ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं। चलो आगे आते हैं, निकल क्रिस्टल की बात करते हैं। निकल क्रिस्टल बच्चों, इसे हम कहते हैं लक्ष्य क्रिस्टल, भी कोई दिक्कत नहीं है, टारगेट। निकल क्रिस्टल विवर्तन की शर्त का पालन करता है। क्यों, क्योंकि उसमें उसकी जो तरंग है वो द्वारक की कोटि की होती है। कितनी होती है, 2.15 एंगस्ट्रॉम होती है, कोई दिक्कत नहीं है। निकल क्रिस्टल जो है बच्चों, आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज को, जो इलेक्ट्रॉन पुंज आ रहे हैं उनको थीटा कोण पर क्या करता है, संग्राहक मतलब आयनन कक्ष की ओर विवर्तित कर देता है। इस निकल क्रिस्टल को इलेक्ट्रॉन किरण पुंज के सापेक्ष घुमाने की व्यवस्था होती है। ओके, निकल क्रिस्टल एक विवर्तक के रूप में कार्य करता है। ये हो गया हमारा सेकंड इसमें निकल क्रिस्टल। थर्ड की बात करें, आयनन कक्ष, जिसका दूसरा नाम है संसूचक। निकल क्रिस्टल से जो विवर्तित होंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो पहले इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कहाँ टकराएंगे, लक्ष्य पर, निकल क्रिस्टल पर, और निकल क्रिस्टल उनको कहाँ भेज रहा है, विवर्तित करके संग्राहक की ओर। तो इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता नापने के लिए एक आयनन कक्ष होता है, और उस कक्ष में क्या होती हैं, SO2 व CO2 गैस से भरी होती हैं, जो आपको बता चुके हैं। गैस भरी होती हैं जो क्या करेंगी, विवर्तित इलेक्ट्रॉनों का आयनीकरण कर देंगी। आयनीकरण कर देंगी तो मतलब धारा आनी शुरू हो जाएगी। भाई आयनिक कक्ष में आयन बन जाते हैं, और आयनों की संख्या इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता पर निर्भर करती है। जितनी तीव्रता ज़्यादा होगी आयन भी उतनी ज़्यादा बन जाएंगे, जिससे प्राप्त धारा को इलेक्ट्रोमीटर या अपने बुक्स में लिखा हुआ गैल्वेनोमीटर, तो वो भी अपन लिख सकते हैं, के द्वारा माप लिया जाता है। इलेक्ट्रोमीटर भी वही है, और यहाँ भी गैल्वेनोमीटर का कार्य भी वही है, ठीक है। क्या करेंगे, उस तीव्रता से प्राप्त धारा का मापन वो कर लेते हैं। कार्यविधि की बात करते हैं। सर्वप्रथम निश्चित विभव V देकर, यानी एक वोल्टेज फिक्स कर लेंगे। जैसे हमने कहा इच्छित वोल्टेज, तो वोल्टेज तो हमें फिक्स करनी पड़ेगी, ठीक है। उस वोल्टेज से इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन निकल क्रिस्टल से टकराते हैं तथा सभी संभव दिशाओं में क्या होते हैं, विवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। आयनन कक्ष संसूचक को वर्ताकार पैमाने के विभिन्न स्थानों पर रखकर विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकले, टारगेट पर टकराए, और फिर चले गए आयनन कक्ष। आयनन कक्ष उनको कैच किया, उनके आयन बनाए, आयन बनाकर उनकी जो तीव्रता थी वो कहाँ चलेगी, इलेक्ट्रोमीटर की ओर चलेगी, और वहाँ से उनकी धारा का मापन कर लिया गया, तीव्रता का मापन कर लिया गया, ठीक है बच्चों। अब इलेक्ट्रॉन गन से उचित आवृत्ति एवं इच्छित वोल्टेज से एक दिशा में इलेक्ट्रॉन आपतित कराए जाते हैं। इस प्रयोग को विभवांतर V के साथ, मतलब एक और वोल्टेज दूसरी वोल्टेज के साथ हम दोहराते हैं। विवर्तित तीव्रता तथा परिकीर्णन कोण थीटा के मध्य ग्राफ की बात करते हैं। ये थीटा तो बच्चों वो हो जाएगा जो जिसमें इस तरीके से जा रही है थीटा, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन आगे, निकल जो क्रिस्टल आपका वहाँ टकराए, और टकराने के बाद जो पुंज जा रहा है उसका एंगल क्या होता है, थीटा, ठीक है। अब इनके ग्राफ बनते हैं। तो ये ग्राफ डेविसन जर्मन ने क्या किया, अलग अलग वोल्टेज ली, और अलग अलग वोल्टेज के साथ में उनका ग्राफ तैयार किया, और उनके जो ग्राफ प्राप्त हुए बच्चों वो कुछ इस प्रकार से थे। ग्राफ में उन्होंने देखा कि ये कुछ अलग अलग वोल्टेज के मान उन्होंने देखे कि किस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होता है। तो बच्चों इसके अंदर देखिए आप, उन्होंने ये देखा कि 44 वोल्ट, 48 वोल्ट, 54 वोल्ट, 64 वोल्ट और 68 वोल्ट। अब आपको ग्राफ तो अलग अलग हैं, और ये उन वैज्ञानिकों का क्या था, एक ऑब्जर्वेशन था डेविसन और जर्मर का, और उन्होंने क्या किया, उनके ग्राफ बनाए। तो उस आधार पर हम बात कर रहे हैं
यानी ये जो ग्राफ है वो डेविसन जर्मन ने तैयार किए थे और उनके आधार पर उनका जो विश्लेषण था उसके लिए आपको केवल ये वाला ग्राफ विशेष रूप से याद करना है, क्योंकि डेविसन जर्मन प्रयोग के अनुसार 50 डिग्री और 54 वोल्ट यहीं पर तीव्रता अधिकतम पाई गई थी। ठीक है ना। तो और बाकी तो जैसे भी हैं वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको स्पेशली ये पार्ट इसमें याद करना है क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन ग्राफ है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन ग्राफ है तो आप इसमें ध्यान रखें कि हमें इसमें क्या करना है। चलो, ग्राफ से स्पष्ट है, ये जो डेविसन जर्मन के प्रयोग थे उन्होंने ये चीज़ बताई थी उसके अंदर कि जो ग्राफ है उसमें से 54 वोल्ट और 50 डिग्री, तो 54 वोल्ट से तो इलेक्ट्रॉन पुंज त्वरित वाला और 50 डिग्री परिकिरण कोण पर क्या होता है, अधिकतम मान संसूचक में प्राप्त होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता अधिकतम कहाँ होती है, तो आप कहेंगे सर 54 वोल्ट और 50 डिग्री। इसको याद कर लेना आप, ठीक है ना। याद कर लोगे तो आपके जल्दी से जल्दी फ़ायदा हो जाएगा और आपको ज़्यादा इसमें समय नहीं लगेगा। अब बच्चों देखिए, इसके अंदर यहाँ तक करने के बाद में आपको क्या करना है, इसका एक विश्लेषण करना है। विश्लेषण कैसे, एक तो प्रायोगिक मान निकालना है और एक निकालना है सिद्धांतिक। प्रायोगिक मान तो यहाँ से निकाल देंगे हम और सिद्धांतिक निकालेंगे लैम्डा इक्वल 12.27/√v एंगस्ट्रॉम, जहाँ से एग्जाम में भी न्यूमेरिकल आता है, यानी दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के सूत्र से। ठीक है, फिलहाल हम इस चित्र में देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या समझना है, तो उसकी हम बात करते हैं बच्चों। देखो, यहाँ आपको ये देखना है कि एक आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज दिख रहा है आपको और ये क्या हो गया, विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे ये यहाँ पर आ रहा है, देखो यहाँ से जा रहा है। ठीक है, अगर हम ये माने कि ये जो थीटा एंगल से देख रहे हैं लंबवत दूरी मान रहे हैं अपन, ठीक है। अब ये लंबवत मान रहे हैं तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा आपका होता है, ये होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, अब ये 90 डिग्री हो गया आपका। ठीक है, और 90 डिग्री सामने भुजा क्या होती है बच्चों, कर्ण होती है। ठीक है, अब कर्ण होती है तो लंब बटा कर्ण, लंब में तो आपको क्या आ जाएगा, इसमें अपन मान लेते हैं लंब कितना माने, लंब के लिए तो आपको मानना पड़ेगा यहाँ पर पथांतर, और पथांतर मान लीजिए साइन थीटा बराबर डेल्टा अपॉन डी। ठीक है, और डेल्टा आ जाएगा आपका डी साइन थीटा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक पथांतर निकाल दिया, यानी पथांतर हो गया कितना, डेल्टा, और डिस्टेंस हमने यहाँ से यहाँ तक कितनी मान ली, डी मान ली। ये सब डी है यहाँ पर ऐसे। ठीक है, डी क्या यहाँ पर, कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, वैसे हम इसको बोलते हैं द्वारक का आकार, स्लिट के मध्य की दूरी। तो ये अपनी क्या निकाल देंगे, डेल्टा इक्वल डी साइन थीटा निकाल देंगे, ये आपतित और विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज की सहायता से। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर देखते हैं अपन आगे कि प्रायोगिक गणना की बात करते हैं। अभी हमने निकाला साइन थीटा बराबर डेल्टा अपॉन डी, डेल्टा बराबर क्या है, डी साइन थीटा। अब डेल्टा की कंडीशन क्या होती है, एन लेमडा, और एन लेमडा बराबर क्या होता है, डी साइन थीटा। भाई तरंग अगर आगे बढ़ रही है, सम कला में आगे जा रही है, समान कला में जा रही है, तो एन लेमडा ही होती है ना। ठीक है, अब एन का मान कर दें 1, तो ये हो जाएगा लेमडा बराबर डी साइन थीटा। और क्रिस्टल जालक में ये इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ब्रेक समीकरण कहते हैं क्रिस्टल जालक के लिए। ठीक है, अब हमें इसमें मान रखना है, तो देखो जो मान रख देंगे, और मान रखने के बाद में ये मान बनेगा, देखो डी साइन थीटा हो गया ना, डी हो गया आपका 2.15 एंगस्ट्रॉम और साइन 50 डिग्री, और इसे सॉल्व कर देंगे और ये आ जाएगा 1.65 एंगस्ट्रॉम। बच्चों यहाँ पर आपको ज़्यादा गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं है, आप दो मान याद रखना है, तो 1.65 जो यहाँ चुका है और एक 1.67, यानी 1.65 और 1.67 डायरेक्ट याद कर लेना, कोई गुणा भाग करने की आपको इसमें आवश्यकता नहीं है, और ये आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, बस आपको मान रखना है और डायरेक्ट इसका आंसर रखना है, कितना है 1.65 एंगस्ट्रॉम। ओके, समीकरण 1 इसको अपन डाल देंगे। अब हम करेंगे सिद्धांतिक गणना। अब सिद्धांतिक गणना किसके लिए, भाई 54 वोल्ट के लिए, और ये जो अपन ने की थी ये किसके लिए थी, 50 डिग्री के लिए, क्योंकि 50 डिग्री और 54 वोल्ट दो ही मान आए थे, तो डिग्री तो हमने यहाँ काम में ले लिया 50 डिग्री, और अब अपन काम में क्या लेंगे, क्या काम में लेंगे, वोल्ट कितनी है 54, सोल्व कर दिया, कितना आ गया 1.67 एंगस्ट्रॉम। भाई ये दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है, इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला होता है 12.27/√v एंगस्ट्रॉम, और इसको सोल्व करेंगे तो √v में हम क्या कर देंगे 54 कर देंगे, और एंगस्ट्रॉम यहाँ पर साथ में है ही, और ये डायरेक्ट आप पहले से याद रखना 1.65 तो आ गया पहले वाले में प्रायोगिक में, और इसमें आता है 1.67 एंगस्ट्रॉम। इससे क्या होता है, हमारा टाइम बच जाता है बिल्कुल, और ये हो गया हमारी समीकरण 2। तो इस प्रकार से बच्चों समीकरण 1 और समीकरण 2, तो हम कह सकते हैं दोनों के मान क्या है, बिल्कुल लगभग क्लोज है, समीप है।
तो आप कह सकते हैं सिद्धांतिक और प्रायोगिक तरंग दैर्ध्य क्या है बच्चों, समान है। और विवर्तन किसका गुण होता है, केवल तरंग का गुण होता है, तरंगों का गुण होता है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन में भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, विवर्तन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब गतिशील कण इलेक्ट्रॉन भी तरंग की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। यानी विवर्तन केवल तरंगों का गुण होता है, लेकिन वो हमें इलेक्ट्रॉन में भी क्या दिखाई दे रहा है कि गतिशील कण इलेक्ट्रॉन भी तरंग की तरह व्यवहार करता है। तो बच्चों ये हो गया हमारा डेविसन जर्मर प्रयोग। एक छोटा सा टॉपिक और इसमें, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। इसमें क्या होता है बच्चों, क्या होता है, किसी क्षण, किसी एट द मोमेंट क्या होता है, हमें क्या करना होता है, एक कण की स्थिति मान लेते हैं अक्स है, ठीक है, और संवेग आप जानते हैं p। किसी भी कण की स्थिति और उसके संवेग का डिटरमिनेशन जो होता है ना, निर्धारण, वो एक साथ नहीं हो सकता। अगर आप स्थिति का निर्धारण करने जाओगे तो संवेग में त्रुटि हो जाएगी, संवेग का निर्धारण करने जाओगे तो स्थिति में त्रुटि रह जाती है। इसका मतलब इसमें एक अनसर्टेनली क्या होती है, एरर आ जाती है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। किसी क्षण एक कण की स्थिति व संवेग का एक साथ एक ही दिशा में पूर्ण रूप से एक्चुअल यथार्थता पूर्वक निर्धारण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हाइजेनबर्ग के इस अनिश्चितता के सिद्धांत से यदि कण की स्थिति में मान लीजिए त्रुटि कितनी है, डेल्टा अक्स है, और संवेग के घटक में अनिश्चितता कितनी है, डेल्टा पी एक्स है। ये पी एक्स का मतलब है कि यहाँ पर अक्स पर लिए रहे अपन, ठीक है, तो डेल्टा अक्स है, और डेल्टा पी एक्स में जो गुणनफल है वो इससे कम नहीं होना चाहिए। गणित रूप में लिखें तो डेल्टा अक्स, डेल्टा पी एक्स एच अपॉन 4 पाई डेल्टा अक्स पी एक्स, ये इसका ऑपरेटर हो गया। इसको आप थोड़ा ध्यान रखना, पी अक्स के रूप में लिख देना तो थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। और एच की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.054 गुणा 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। तो बच्चों ये थी आपके हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, जो आता है केवल 1 नंबर का। छोटा क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो आपको बताना है कि इस नियम के अनुसार किसी भी कण की स्थिति और संवेग का निर्धारण एक साथ नहीं किया जा सकता है। देखो, बड़ा अगर कोई पदार्थ है तो बड़े पदार्थों में तो ऐसी समस्या नहीं होती है, वहाँ तो दोनों का निर्धारण एक साथ हो सकता है। लेकिन सूक्ष्म पदार्थों में ये समस्या आती है, और सूक्ष्म पदार्थों में इन दोनों का, इनका एक तो स्थिति का और एक संवेग का निर्धारण एक साथ नहीं हो पाता है। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से बच्चों हमने डेविसन जर्मर प्रयोग को हमने पूरा विस्तार से अध्ययन कर लिया है। और डेविसन जर्मर प्रयोग हमारे क्या काम में आया, ये द्रव्य यानी किसी पदार्थ की तरंग प्रकृति का समर्थन करता है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।